तो कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर हमारा चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हमने उसमें क्या किया था। सबसे पहले हमने नेमिंग का डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, राइट। आज मैंने आपको कहा था कि हमें उस लेक्चर को आगे करना है। और सबसे पहले मैं आज दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आज करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स का। मैंने कुछ कहा था कि आपको क्वेश्चंस या कुछ नेमिंग्स और बताऊंगा मैं, तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं आज, राइट। उसके बाद नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड का भी डिस्कशन आज रहेगा। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ये मेन टॉपिक है। बट नॉमेनक्लेचर 15 मिनट डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि जिन बच्चों को भी कैसी भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए, राइट। तो सबसे पहले बच्चों, नॉमेनक्लेचर में हमने, आपको याद होगा हमने क्या किया था। बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर, हेलो एरीन्स की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। अभी हेलो एरीन्स के अंदर बच्चों हमारे पास था दिस इज कॉल्ड बेंजीन। इज इट क्लियर। अब नेमिंग कैसे करनी होती है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, राइट। तो नेमिंग, इसकी जो कॉमन नेम होता है आप वो भी जानते हैं। अगर यहाँ पर एक्स ग्रुप है तो हेलो एरीन ही होता है, राइट। और इसका आईयूपैक नेम भी क्या होता था, हेलो एरीन ही होता है। ठीक है, जल्दी डिस्कस करेंगे बिकॉज अब ज़्यादा टॉपिक ये रहा नहीं। अब इसके अंदर सबसे पहले जब हमने नेमिंग की थी बच्चों लास्ट टाइम, आपको याद होगा, अगर मैं इसको Cl ग्रुप से रिप्लेस करता हूं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेलो एरीन। हेलो इज क्लोरो, तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इज इट क्लियर। दोनों ही आईयूपैक नेम एज वेल एज इसका कॉमन नेम क्लोरोबेंजीन ही है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर मोनो सब्सटीट्यूटेड क्या है, हमारे पास हेलो एल्केन है, हेलो ग्रुप है, हेलो एटम है कह सकते हैं। तो इस तरह की जो नेमिंग है वो दोनों नेमिंग सेम रहने वाली हैं, राइट। अब एक और एग्जांपल आप ले लें, आपने सिंपल चीजें सीखी हैं। तो दिस इज अ बेंजीन एंड दिस इज एफ। तो यहां से आपने यहीं से सोचना है। तो यहां से ये क्या है, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो ये सब चीजें पता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। बट फिर हमने डिस्कस किया था, याद हो, फटाफट रिवीजन करा रहा हूं, डाई हेलो एरीन्स में। तो दोनों में जो डिफरेंस आता है, डाई हेलो एरीन्स में आ रहा था डिफरेंस। कॉमन नेम और आईयूपैक नेम, डाई हेलो एरीन्स के अलग अलग कॉमन नेम थे और डिफरेंट नेम थे। कॉमन नेम में क्या यूज होता था, ऑर्थो, मेटा और पैरा। और यहां पर जो आईयूपैक नेम है उसके अंदर बच्चों यूज होता था क्या, 1 2 1 3 एंड 1 4 एंड ऑल एंड ऑल। वो बात की बात है, ठीक है। फटाफट डिस्कशन करते हैं इसका। ऑर्थो मेटा पैरा में कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो डाई वाले में, डाई में मतलब दो हमारे पास हैलोजन एटम्स आएंगे। तो यहां क्लोरो, यहां क्लोरो, ओके। नाउ मैंने बताया था ऑर्थो पोजीशन ये होती है, ये ऑर्थो है, राइट। तो इसका जो कॉमन नेम बच्चों आने वाला है, दैट इज कॉमन नेम इसका जो आने वाला है वो है ऑर्थो डाई क्लोरो, क्योंकि दो क्लोरो हैं, डाई क्लोरोबेंजीन। कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर। सेकेंड चीज, ये कॉमन नेम है तो भाई आईयूपैक नेम इसका आपको पता होगा। आईयूपैक नेम में नंबरिंग चलती है, नंबरिंग कहां स्टार्ट करनी है, 1 2। तो इट इज 1 2 व्हाट, डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर। सेकेंड एक और करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, ये है एफ और ये है एफ, राइट। अभी क्या है, ये पोजीशन पैरा है। ये पोजीशन क्या है बच्चों, पैरा है। थोड़ा अच्छा बना देता हूं इसको। तो दिस इज अ पैरा पोजीशन, समझते जाइए फटाफट इसको। दिस इज एफ एंड दिस इज एफ। तो बच्चों ये पोजीशन जो है पैरा, अकॉर्डिंग टू द व्हाट, कॉमन नेम पैरा। तो मैं क्या बोलूंगा, जो इसका कॉमन नेम है दैट इज व्हाट, पैरा। तो पैरा लिख ही देते हैं, पैरा डाईफ्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर। अगर मैं बच्चों इसके आईयूपैक नेम की बात करूं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, लास्ट टाइम भी बताया था। क्या होगा, 1 2 3 4। इट इज 4 व्हाट, 1 4, नॉट 4 1 4, 1 पे भी है ना। तो 1 4 डाई क्लोरो, दैट इज डाई नॉट क्लोरो, इट इज फ्लोरो। ये चीज बार बार हो जाती है, इसका ध्यान रखना है आपने। तो डाई फ्लोरोबेंजीन, मतलब आपने ये देखना है, मेरे पे क्लोरो मेरे मुंह पे रटा हुआ है, तो फ्लोरो आगे तो फ्लोरो, डाई फ्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर।
ये तो सिंपलेस्ट वे है, सिंपलेस्ट, बिल्कुल इसमें कुछ वो नहीं। अब थर्ड थिंग क्या आती है यहाँ पर? थर्ड थिंग ये थी, मैंने ये भी डिस्कस किया था फटाफट, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है सिम, मतलब यहाँ क्लोरो, यहाँ क्लोरो और यहाँ पर क्लोरो, राइट। ये क्या था? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन, सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसी के बिहाफ पे आज आपको मैं कराने वाला हूं क्या? हाँ, इसका दूसरा नेम भी लिख लो, ये तो इसका कॉमन नेम था, राइट। लास्ट टाइम कराया था डिस्कशन, फटाफट करा रहा हूं आज मैं, रिवीजन ऐसा हो जाएगा ये। अब क्या था यहाँ पर, अगर मुझे आईयूपैक नेम करना है तो 1 2 3 4 5, तो आई कैन राइट 1 पे है क्लोरो, 3 पे है क्लोरो, 5 पे है क्लोरो, ट्राइक्लोरो बच्चों बेंजीन। आई थिंक इट इज क्लियर। ये सिंपल सी बात जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज मैं इससे आगे आपको ऐसी नेमिंग्स बताऊंगा थोड़ी सी, जो कि आपके नीट के एग्जाम्स के लिए या आगे की जो प्रिपेयर बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, ठीक है। तो याद रखिए, करते हैं स्टार्ट। यहीं से मैं अभी बता रहा हूं, यहां पर अभी बस स्पेस है हमारे पास। सबसे पहली बात, रिएक्शंस में सबसे पहली बात बच्चों, एक चीज़, जब हम बेंजीन एराइल हैलाइड्स की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो ये इसकी ये नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज CH2Cl, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम इसका बच्चों क्या है? ये आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका आईयूपैक नेम क्या है? तो मैं बच्चों एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने बताया था ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है विच इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट बेंजाइलिक हैलाइड, इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। सो इसका जो बच्चों कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों आपको बताने पड़ेंगे। तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड यहां पर क्या है बताइए? तो इसको लिखेंगे बेंजाइल हैलाइड, मतलब क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इज इट क्लियर? इट इज बेंजाइल क्लोराइड। एंड आईयूपैक नेम बच्चों क्या है इसका? दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लोरोमिथाइल, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लोरोमिथाइल। यहां पर पहले इसकी नेमिंग होगी क्लोरोमिथाइल एंड देन बेंजीन। इज इट क्लियर? क्लोरोमिथाइल बेंजीन। एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इससे, CH2 और यहां पर F, तो क्या बच्चों फिर ये क्या है? बेंजाइल फ्लोराइड। तो इट इज कॉमन नेम इज बेंजाइल क्लोराइड है तो बेंजाइल फ्लोराइड आएगा, बेंजाइल फ्लोराइड। एनी डाउट? और बच्चों इसका जो आईयूपैक नेम आने वाला है वो क्या आने वाला है? दैट इज क्लोरोमिथाइल बेंजीन। यहां था तो यहां फ्लोरोमिथाइल, ये वाला पार्ट की नेमिंग आएगी पहले, तो फ्लोरोमिथाइल बेंजीन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एक काम करते हैं, स्पेस अगर नीचे आपको दिख रहा है तो यहां पर भी कुछ हम लोग लिख सकते हैं, राइट। लिखना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेंजीन के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर किए, ठीक है, बट कुछ स्ट्रक्चर्स बच्चों ऐसे हैं बेंजीन से ही रिलेटेड हैं जिसकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे पहले देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, स्टार लगा देता हूं, दिस वन, राइट बच्चों, दिस वन। अब इसको मैं क्या करूं? यहां पर मेरे पास है Br, यहां पर है Br और यहां पर है Cl। बच्चों इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे क्लोरीन से। अगर ब्रोमीन क्लोरीन दोनों बेंजीन रिंग में है तो ब्रोमीन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। नेमिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4। आईयूपैक नेम ही मैं इसके पूछ रहा हूं और यही पूछे जाएंगे। तो 1 पे है बच्चों ब्रोमो, तो आई कैन राइट 1 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो एंड बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। इस टाइप की जो नेमिंग है, जहां पर डाई सब्सटीट्यूटेड हैलोजन ग्रुप्स हैं, एटम्स हैं। ये जो ब्रोमीन है 1 ब्रोमो इसलिए क्योंकि ABCD में या अल्फाबेट में B पहले आता है C से, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहां बताने वाला हूं, बोर्ड क्लियर है ना? एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां बता देता हूं पहले, सब उसी का टॉपिक है। अगर बच्चों ये ऐसा कंपाउंड आपके पास आता है, क्या है ये? ऐसा कंपाउंड, दिस वन, राइट। और यहां पर मान लीजिए कुछ भी आ जाता है, मान लीजिए Br आ गया, ब्रोमो आ गया, क्लोरो आ गया, कुछ भी आ गया,
तो बच्चों ये जो ग्रुप है ये CH2 है, ये CH3 है। आपको पता है इथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस सबसे पहले देना है आपने हैलोजन से। तो इसको आप नोट कर लेना, जो इथाइल ग्रुप है उसको प्रेफरेंस देना है सारे हैलोजन से ज्यादा। मतलब नेमिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से इथाइल ग्रुप शुरू है। तो देखिए नेमिंग वहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो ये याद रखना बच्चों, ये जो इथाइल ग्रुप है इसको प्रेफरेंस आपको ज्यादा देना पड़ेगा। नीट के बच्चों के लिए भी ये ध्यान से रखे ऐसी नेमिंग का। तो 1 पे बच्चों क्या है? 1 पे है इथाइल, क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? 4 पे है ब्रोमो। तो बताइए इथाइल पहले आएगा या ब्रोमो पहले आएगा? नॉट इथाइल, ई और बी। तो बी अल्फाबेट में पहले आता है, तो नेमिंग में आपको बी पहले लिखना है। इज इट क्लियर? तो आपकी इसकी नेमिंग जो करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी क्या? 4 ब्रोमो। वो तो नंबरिंग के लिए था ना, ये तो नंबरिंग के लिए। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? इथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस करना है। तो 4 ब्रोमो व्हाट? 4 ब्रोमो 1 इथाइल, 1 पे इथाइल है देख लो, और बेंजीन। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यहां पर देखो ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो ब्रोमीन को आपने क्या देना है? ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, यहां पर क्या है बच्चों? इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन एटम अटैच हो, आपको इथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा देना है। ठीक है बच्चों, एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों ये तो आपको नॉलेज थी। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। नेमिंग्स, ज़्यादा नेमिंग्स नहीं रहेगी, 3-4 नेमिंग्स बताऊंगा, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की उनके लिए भी काम आएगा, जेई के लिए भी काम आएगा। आपको आगे जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, यहाँ नेमिंग्स थोड़ा सा और बतानी पड़ेंगी मुझे, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगा मैं। सबसे पहली बात, नॉमेनक्लेचर के अंदर अब मैं कुछ और फिगर्स लेता हूँ बच्चों। चलो इसकी नेमिंग करके आप मुझे बताओ पहले। कुछ मेरे पास ये BR है मान लीजिए, ये मेरे पास I है, और ये मेरे पास Cl है। इज इट क्लियर? एक काम करते हैं, BR को नीचे लिख देते हैं, Cl यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसकी नेमिंग करके दिखाइए। एक और नेमिंग है मेरे पास बेंजीन, एंड अगेन दिस पार्ट। यहाँ पर एक काम करते हैं, I को यहाँ लिख लेते हैं, BR को यहाँ लिख लेते हैं, Cl को यहाँ लिख लेते हैं। इसकी नेमिंग का मुझे बताइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखते हैं पहले इसकी नेमिंग। सबसे पहली बात क्या करें, इसको किसको प्रेफरेंस दें? यहाँ पर क्वेश्चन यही है, आइडो को दे, ब्रोमो से शुरू करें, क्लोरो से शुरू करें। लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ट्राई सब्सटीट्यूटेड हेलो ग्रुप हो, क्या करेंगे तब? आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि लोवेस्ट काउंटिंग नंबर। लोवेस्ट काउंटिंग नंबर का मतलब, मान लो मैं क्लोरीन से शुरू कर रहा हूँ, मैंने क्लोरीन से शुरू किया 1 2 3 4, 4 पे खत्म हो गया ब्रोमो। ठीक है, लोवेस्ट काउंटिंग तो 4 ही है ना इसकी। अगर मैं आइडो से शुरू करता हूं, तो आइडो के लिए अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं, क्लॉकवाइज ये 1 2 3 4 5 पे क्लोरो आ रहा है, तो ये तो काउंटिंग ज्यादा है। ब्रोमो से शुरू करता हूं, तो ब्रोमो से उल्टा जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इधर नहीं जाना जहां पर आइडो आ रहा है, जहां पहले सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो 1 2 3 4, इसका मतलब इसकी काउंटिंग भी कितनी है? 4 है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? क्लोरो से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 मानता हूं, चलो। अगर आप आइडो से शुरू कर रहे हैं तो ये तो रूल्ड आउट है, क्योंकि आइडो शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, तो ये तो नहीं, लोवेस्ट काउंटिंग ही देखनी है हमने। तो आइडो यहां से कैंसिल हो चुका है, आइडो का काम नहीं है। अब 2 जनों में टक्कर है, क्लोरीन और ब्रोमीन में। यहां पर भी देखिए 1 2 3 4, इसकी काउंटिंग भी क्या है? 4 है। अब क्या करें? अब हमारे पास सिचुएशन ये है, नंबरिंग यहां से शुरू करें या फिर ब्रोमो से शुरू करें। तो ये सिचुएशन आप कैसे कवर करेंगे? आप सबसे पहले ये देखिए, अब आपको पता है जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। अब बताओ 1 2 पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है भाई, यहां पर कोई आइटम अटैच है? नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 यहां पर आयोडीन अटैच है, इसका मतलब प्रेफरेंस आपको ब्रोमीन को ही देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? तो आप इस ऐसी नेमिंग के लिए बच्चों सबसे पहले आयोडीन को मैंने रूल्ड आउट किया। आयोडीन को इसलिए किया क्योंकि वहां पर काउंटिंग लेस नहीं थी, ज्यादा थी। ठीक है, यहां से ब्रोमीन और क्लोरीन में थी, तो यहां से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो मैं नंबरिंग बच्चों यहीं से शुरू करने वाला हूं, राइट?
अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे नाम, नेमिंग, क्या नेमिंग लिखेंगे? 1 ब्रोमो, इज इट क्लियर? 1 ब्रोमो, 2 आइडो और 4 क्लोरो, तो मतलब क्लोरो पहले आएगा, 4 क्लोरो अल्फाबेटिकली और 2 आइडो, तो यहां लिख देता हूं 2 आइडो और क्या है? बेंजीन है। बच्चों ये चीज क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिए। सेकंड, यहां से भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, अब इसको आप खुद लगाइए एक बार, यहां पर भी ब्रोमीन तो रेस से बाहर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये तो 5 है, 1 2 3 4 5 6, इधर तो 6 है, ये तो खत्म। लेकिन आयोडीन की बात करते हैं, 1 2 3 4, बच्चों 4 पे तो आ रहा है, आपको पता चल गया आई थिंक, क्योंकि यही रूल फॉलो हो गया कि क्लोरीन वाला नहीं कर सकता, 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, समझ गए? तो प्रायोरिटी आयोडीन को देनी है। तो नेमिंग स्टार्ट हमने आयोडीन से करनी है, बट एक्चुअल में आपको लगता होगा कि यहाँ ब्रोमीन से करनी है, तो ये सब चीजें क्लियर करनी है आपको। तो यहां पर बच्चों देखो, इसकी जो नेमिंग आएगी वो आएगी 1 आइडो, नॉट 1 आइडो, 1 आइडो तो होगा ही, बट अल्फाबेटिकली ऑर्डर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। 4 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, तो पहले 2 पे ब्रोमो, इज इट क्लियर? फिर क्या है बच्चों? 4 पे क्लोरो, फिर क्या है बच्चों? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, अब क्या है? 1 आइडो, तो ये आ गया बेंजीन। अगर आपको ये नेमिंग क्लियर हुई हो तो आगे चलेंगे, ठीक है? समझ में आया? ये एक नेमिंग दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेमिंग। क्या है बच्चों? यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 2 ग्रुप लगा दिए, यहां पर मैंने लगा दिया आपका फ्लोरीन, और यहां पर मैंने दे दिया ये ग्रुप, और यहां पर मैंने आपको दे दिया मान लो OCH3, इज इट क्लियर? यहां पर भी 3 ग्रुप हैं, यहां देखिए 1 2 3, ऐसी कंडीशन यहां पर है। तो आपको करना क्या है? हमारे पास फ्लोरो है, डोंट वरी। अब हमने अगेन, मैंने आपको पहले समझा दिया है, क्या समझाया था अभी मैंने 2 मिनट पहले, कि जब आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग जब आपने करनी है, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में जहां इथाइल ग्रुप हो, क्या हो? इथाइल ग्रुप, इथाइल क्या होता है? C2H5 या CH3 CH2, जो भी आप याद करें, C2H5 याद करना चाहें तो ये कर लें। इसकी प्रेफरेंस सारे जो एक्स हैं, एक्स मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन सबसे ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी नंबरिंग के दौरान, ठीक है? तो नंबरिंग यहाँ शुरू करनी है, 1 2 3, 1 2 3, बात यहाँ पर भी आ गई। अब मैं नंबरिंग इधर से करूँ या इधर से करूँ, तो याद रखिएगा फ्लोरीन जितने भी ये हैं, ये कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी, मतलब समझ में आ रहा है? ईथर। तो आपको इसको प्रेफरेंस देनी है, याद रखिएगा, फ्लोरीन की प्रेफरेंस इससे ज्यादा है। अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग क्या आने वाली है? 3 फ्लोरो, 1 पे इथाइल है, 3 पे फ्लोरो है, 5 पे मिथॉक्सी है। तो क्या करें? ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें। 1 पे इथाइल, ठीक है, 3 पे फ्लोरो, और क्या आने वाला है? 5 पे मिथॉक्सी, 5 पे मिथॉक्सी बेंजीन। ये बात क्लियर है आपको? क्योंकि ईथर्स का टॉपिक अभी आप पढ़ेंगे, कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो 1 पे इथाइल है, 3 पे फ्लोरो है, 5 पे मिथॉक्सी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है, बेंजीन आ गया। बट यहां पर याद रखिएगा, इथाइल ग्रुप की प्रेफरेंस नेमिंग में पहले देनी है, आपने काउंटिंग करनी है उससे, ठीक है? ये बेंजीन के क्वेश्चन थे, इससे ज्यादा नहीं कराने वाला मैं बेंजीन के। अब मेरी बात सुनिए, नीचे जो स्पेस है कवर करते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों सबसे पहली बात, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर आपने सीखे होंगे, और नॉट, इट इज नॉट अ बेंजीन, राइट? इट इज नॉट अ बेंजीन, इट इज अ साइक्लोहेक्सेन। ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसकी ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है C6H12। तो हर जगह 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी 2 है ना, खाली 2 बॉन्ड ये है, तो 2 4, तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब हाइड्रोजन है 12। ये बात तो क्लियर है। अब यहां पर कहीं हेलो ग्रुप लगा देते हैं, चलो एक काम करते हैं, यहां लगा देते हैं हेलो एक्स नहीं लगा रहा, Cl लगा रहा हूं पहले। तो इसकी नेमिंग क्या करेंगे? 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, सेम साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। तो इसका जो नेम आएगा, आयुपेक नेम ही बोलना है अब इसको, 1 क्लोरो क्या? साइक्लोहेक्सेन। ये बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, ठीक है? एक काम करते हैं, मेरे पास बच्चों ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, इज इट क्लियर? ये स्ट्रक्चर है, और यहां पर मैंने बच्चों दे दिया फ्लोरीन, दिख रहा है साफ? यहां पर दे दिया फ्लोरीन। अब मेरी एक बात समझिए,
यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो मैंने पहले लिखवाया है आपने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो डबल बॉन्ड से ही शुरू करनी है। अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल को प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ज़्यादा देनी है। तो मतलब नंबरिंग मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, मैं इस बारी मैं यहाँ से शुरू करूँगा। इज इट क्लियर? 3 पे फ्लोरो लिखो भाई, 3 पे फ्लोरो, राइट। क्या है ये? साइक्लोपेंट, साइक्लोहेक्सेन है ना ये साइक्लोपेंटेन होता अगर ये बॉन्ड ना होता। तो साइक्लोपेंट तो लिखना ही पड़ेगा। पेंट के बाद कहां पर इन है? 1 पे इन है, तो 1 पे इन लिख दो। कोई डाउट? कोई समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसमें और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मैं एक आधा स्ट्रक्चर देखता हूं आपके लिए। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो हम बच्चों ये कर सकते हैं, देखिए बना के दिखाइए। CH2Cl, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया था ये जैसे बेंजीन होता था तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाता था ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो सेम वही चीज़ है। इसका नाम बताइए क्या होना चाहिए? आयुपेक नेम की बात कर रहा हूँ। अब आप कॉमन नेम का बिल्कुल यहाँ नहीं सोचना, आयुपेक नेम ही इनके सब आने वाले हैं, या आयुपेक नेम ही पूछेंगे यहाँ पर सबके। क्या नाम है इसका? वहाँ आयुपेक नेम में क्या था? क्लोरोमिथाइल बेंजीन। और यहाँ पर आयुपेक नेम में क्या आने वाला है? दैट इज क्लोरोमिथाइल, सेम चीज़ है। तो क्लोरोमिथाइल नॉट बेंजीन, इट इज अ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बात क्लियर है आपको? तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, मैं एक स्ट्रक्चर अगर आपको दूं तो ये तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपके लिए। ये दे देता हूँ, चलो सिंपल सा ही है। क्या नाम आएगा? ब्रोमो है, तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, इट इज ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, राइट। तो आप एक काम करिए, एक और स्ट्रक्चर, चलो अब लास्ट स्ट्रक्चर आपसे पूछता हूँ मैं नहीं बताता। अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, ये ओके करिए स्ट्रक्चर को। एक आधा स्ट्रक्चर और देता हूं, ट्राई करिए। और आप इसको यहां लगा देते हैं, चलो क्या कुछ भी लगा दो, आई लगा दो, चलो यार इसकी नेमिंग करिए, इसकी करिए। सबसे पहले क्या नेमिंग आने वाली है? इसकी नेमिंग आने वाली है ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों, क्या है ये? CH2I CH2Cl। तो क्या है? क्लोरोमिथाइल था, तो बच्चों ये क्या होगा? आइडोमिथाइल। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऐसे आइडोमिथाइल हो गया, इसकी नेमिंग खत्म। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? यहीं पर ही है। अगर मैं इसके साथ कुछ और अटैच कर देता तो क्या होता? मानिए अगर मैं इसके साथ कुछ और अटैच कर देता तो क्या होता? तो बच्चों नेमिंग यहां से शुरू होती, यहां से। चलो मैं ये अटैच ही कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज ये इथाइल ग्रुप है। देखो CH2 CH3 इथाइल ग्रुप से नेमिंग शुरू होने वाली है। इसका मतलब 1 2 एंड 3। 1 पे बच्चों क्या है? इथाइल है, ओके। 2 पे बच्चों क्या है? आइडो है। भाई ABCD में E पहले आता है ना, इसे ABCD EFGHI। और बच्चों ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है। बात क्लियर है आपको? समझ में आया? अरे ये जगह है, एक लास्ट स्ट्रक्चर है आपके लिए। दिस इज द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर यू। ये स्ट्रक्चर है आपका चलो इसको रहने देते हैं अभी, साइक्लोब्यूटेन का चलो अभी छोड़ो। आई थिंक इतना ही काफ़ी है आपके लिए आज की क्लास के। इसको स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ओके बच्चों, ये टॉपिक आपका फिनिश होता है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा है बट आपको क्या करना है? तैयारी करनी है, कुछ और करना है तो आप इस चीज़ को घर पे बैठ के खुद से सॉल्व करें। बुक्स होंगी आपके पास, क्वेश्चंस लगाएं, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आज का जो मेन टॉपिक था इसमें थोड़ा टाइम लग गया। आज का मेन जो टॉपिक था वो था, हमारे पास नॉमेनक्लेचर तो था नहीं, ये तो लास्ट टाइम का यहाँ पर फिनिश किया मैंने। अब आज का जो मेन टॉपिक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बात समझी, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बच्चों एक चीज़ क्लियर समझिएगा, मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ पे। इज इट क्लियर? सबसे पहले बच्चों ये का है कार्बन और ये है हैलोजन, बात क्लियर है? ये है कार्बन और ये है हमारा हैलोजन। बहुत ऐसे बना देता हूं आपको। बच्चों पता है हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? मतलब यहां पर जो कार्बन और एक्स के बीच में जो ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको एक्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट? एक्स अपनी तरफ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर पोलैरिटी जनरेट होगी। क्या होगी बच्चों? पोलैरिटी जनरेट होगी। तो मैं बोल दूं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यही लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? किसकी? एक्स की। एक्स क्या है यहां पर? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। बात क्लियर है? इसकी वजह से एक्स अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ जाते हैं, जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाता है। ये बात क्लियर है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ज्यादा होती है कार्बन से। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात ही आई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब पहले लिख लेना बच्चों, जिसको नहीं पता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको खींचने की जो क्षमता है, पावर है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? एक चीज और बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इसके ऊपर जितना चार्ज है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना ज्यादा ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उतना ही ज्यादा इसके ऊपर चार्ज आएगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा। ये बात क्लियर है? अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा। समझ गए? इसकी वजह से क्या होने वाला है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां अट्रैक्ट होंगे, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी? पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब डाइपोल जनरेट हो जाएगी। डाइपोल का मतलब बच्चों क्या होता है? डाइपोल, दो पोल, टू पोल्स। कौन कौन से टू पोल्स? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए यहां पर नेगेटिव पोल बन गया, यहां पर पॉजिटिव पोल बन गया, तो इसका मतलब हमारे पास एक डाइपोल जनरेट हो चुका है। समझ गए आप? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी का मतलब मतलब दो पोल्स में टूट जाएगा, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। बच्चों ये बात क्लियर है आपको? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, CX बॉन्ड के नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करेंगे भाई? कार्बन जो है यहां पर मान लो मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप मान लो, ये तो सेम है सबके लिए, बस अलग क्या हो सकते हैं? ये अलग हो सकते हैं। कौन है ये? हैलोजन्स। तो हैलोजन्स के बारे में थोड़ा सा जान लो पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की है ना, तो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हैलोजन्स में होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फ्लोरीन की पास सबसे ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, चुराने के लिए। बात समझिए? तो फ्लोरीन की जो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अराउंड 4 होती है, 3.98। मैं अराउंड 4 लिख देता हूं ताकि पता रहता है, सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी बच्चों फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की होती है अराउंड 3.15, और फिर बच्चों ब्रोमीन की अराउंड होती है 2.98, अराउंड 3 ही मैं मानता हूं। और सबसे कम होती है बच्चों क्लोरीन की, दैट इज आई थिंक 2.26। ये डेटा आप देख लेना, कोई मुझे ऐसे मतलब करके थोड़ा सा याद है।
तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों सबसे ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा ताकतवर तरीके से अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे खींचेगा तो सबसे ज्यादा डाइपोल क्रिएट होगी यहाँ पर, यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव और यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव, और इनका मैग्नीट्यूड दोनों का होगा बच्चों सेम। बात समझ गए? अब ये पोलर तो हो गए, अब ये पोलर तो हो गए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं, सबसे पहले कुछ यहां बताऊंगा, कुछ यहां बताऊंगा, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए आपको। सबसे पहले बच्चों, अगर मैंने बोला कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सबसे ज्यादा होती है, तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर तरीके से बॉन्ड्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ऑब्वियसली यहां पर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच रहा है अपनी तरफ। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि बॉन्ड लेंथ क्या बच्चों, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, किसकी ज्यादा, या फिर आपको मैं ऐसे बताऊं बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो बॉन्ड की लेंथ या फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, CF के केस में सबसे छोटी होगी। बात क्लियर है आपको? ये भाई बॉन्ड की जो लेंथ है, क्योंकि सबसे पावरफुल बॉन्ड तो ये बनाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड की लेंथ सबसे स्मॉल होगी CF में, फिर किस में होगी, CCl में, फिर किस में होगी, CBr में, फिर किस में होगी बच्चों, C लास्ट में, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो है ना, ये Cl कहाँ से आ गया, आइडो। बात क्लियर है आपको ये कि भाई सबसे ज्यादा ताकतवर बॉन्ड कौन बनाने वाला है, CX, ठीक है। तो बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी तभी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ना, समझ गए। बॉन्ड की स्ट्रेंथ का अगर बोलूं तो सेम ही चीज है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या सेम चीज है, देखें यार, बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, ये छोटे छोटे टॉपिक है, समझ लो पहले इसको। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बॉन्ड की इसकी नहीं होगी, तो क्या ये रिवर्स नहीं हो जाएगा ऑर्डर भाई? सब अगर मान लो C और F के बीच में, मैं यहां ऐसे बताया तो आपको तब क्लियर होगा। मान लो ये है कार्बन, क्या है बच्चों, कार्बन। सबसे पहले यहां बनाता हूं छोटा जगह में, ये है मान लो कार्बन, कार्बन का साइज बच्चों सेम है, सबके लिए सेम है। बात समझ में आ रही है? कार्बन का साइज सेम है। बात किसकी आती है, ये है कार्बन, और यहां पर X है। सबसे पहले जो X है वो फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आइडो, ठीक है। यहां से लिख देता हूं। सबसे पहले फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, तो वो छोटा सा है साइज उसका, तो यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ ही है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आता है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन होता है बड़ा किससे, फ्लोरीन से, तो यहां पर बॉन्ड लेंथ आती है ये क्लोरीन से बड़ा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन का ये बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी, थोड़ा यहां पर एक जैसा लग रहा है। और यहां पर बच्चों मैं ऐसे बना देता हूं आयोडीन, ये समझ गए। तो ये जो हैं ऊपर से जब नीचे आएंगे तो यहां पर बॉन्ड की लेंथ सबसे क्या है, छोटी है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहां पर। जब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये है क्या, CF, ये है C फ्लोरो क्लोरो ना, CCl, CBr और CI। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जा रहे हैं तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है। किसकी वजह से हो रहा है ये केवल X ग्रुप की वजह से हो रहा है, क्योंकि साइज X ग्रुप के इस एटम का साइज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, समझ गए। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात, बॉन्ड लेंथ को पता चल गया आपको कि इसकी सबसे कम, उसकी ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, तो वो चीज क्लियर है। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है ना, उल्टा हो रहा है ना। बॉन्ड की जो लेंथ है वो तो छोटी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो बट स्ट्रेंथ तो ज्यादा है ना सबसे, तो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगा। मतलब CF की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो सब ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, और फिर बच्चों किसकी होगी, आयोडीन की होगी। ये बात आपको क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मेरी एक बात सुनिए बच्चों, जो आपके 12th के लेवल का है, जहां पर वहां पर आपको डेटा गिवन है बुक के अंदर, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मैं लिख देता हूं यहां पर, इस डेटा को यहीं रखते हैं, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बच्चों ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं B और D और E। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए,
जितनी एनर्जी हमें इस क्लोरीन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, 1 मोल या 1 मोल मन लगाओ, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। डिसोशिएट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। तो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? कार्बन। स्ट्रेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कार्बन और फ्लोरीन की है। तो जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है उसको तोड़ना उतना मुश्किल है भाई, उसको तोड़ना उतना मुश्किल है। इसका मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है सबसे ज्यादा किस केस में होगी? फ्लोरीन के केस में। समझ गए? क्योंकि स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट है। फिर किस में होगी? क्लोरीन में। तो ये ऑर्डर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर ब्रोमीन में और फिर आयोडीन में। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितनी जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उतनी ही उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये डेटा है। वहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ 2 फैक्टर काम करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ना ये सब चीज़ें सबको पता है, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो हमने ये लेक्चर स्पेशली जिसके ऊपर किया है वो चीज़ बनने वाली है जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में हमें ऐसा लगता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोलैरिटी ना, मतलब कितनी पावर है, कितना पोलर हो गया, ये वो डाइपोल मोमेंट बताता है ये कितना पोलर हो गया। तो हमें नहीं लगता कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी आएगी भाई, हमें तो ये लगता है। समझ गए? हमें जो लगता है नॉर्मल जो हम सोचते हैं वो हमें ये लगता है, यहां लिख देता हूं, नॉर्मली डेटा से तो हमें ये नजर आ रहा है कि क्या, कि डाइपोल मोमेंट अभी क्लियर कर देता हूं। डाइपोल मोमेंट मैंने क्या बोला? पोलैरिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है डाइपोल मोमेंट। उसको कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि कितना पोलर बॉन्ड है। समझ गए? तो हमें पता चल रहा है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट करेगा। तो ज़्यादा पोलैरिटी जब आएगी तो ऑब्वियसली जो डाइपोल मोमेंट है उसकी सबसे ज़्यादा आएगी। तो हमें जो नॉर्मली लगता है वो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर तो हमें ये लगता है कि भाई फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा डाइपोल होगा, क्लोरीन का उससे कम होगा, और ब्रोमीन का उससे कम होगा, आइडो का उससे कम होगा। बात समझ गए? लेकिन ये चीज़, ये डेटा आपका बिल्कुल गलत है। समझ गए? कहाँ गलती है इस डेटा में वो चेक करेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ पर डेटा में प्रॉब्लम है। कार्बन जो क्लोरीन है और कार्बन फ्लोरीन है, इनकी डाइपोल मोमेंट अलग है। अलग मतलब जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पता चला कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर यहाँ तो रिवर्स आ रहा है। CCl की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ रही है किससे? CF से। समझ गए? और ये ऑर्डर सेम ही है, ये ऑर्डर सेम ही है। ये बात क्लियर है? अब इसका ये बच्चों एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपकी बुक के अंदर डेटा दे रखा है, वहां से आप चेक करिएगा डाइपोल मोमेंट क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों? जबकि फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका डाइपोल मोमेंट तो ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट करेगा। अब वहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है ये चार्ज इनटू डिस्टेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब यहां पर 2 चीजें रोल प्ले कर रही हैं। क्या? एक तो चार्ज और एक डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट के अंदर। बात समझे? इज इट क्लियर? सबसे पहली बात बच्चों मैं लिख देता हूं, ये है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को 2 चीजें फैक्टर कर रही हैं, 2 चीजें से डाइपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब सबसे पहली बात यह है, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो क्यू की बात करते हैं और डी की बात करते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू जो बच्चों ये चार्ज आया वो है, जितना चार्ज जनरेट हुआ वो क्यू हो गया ना, क्यू हो गया। और डी क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस को डी कहा जाता है। इसके बीच की जो डाइपोल की डिस्टेंस है ना, पोल जनरेट हो गया, डाइपोल बन गया, उसके बीच की डिस्टेंस है। अब यहां से एक चीज समझिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप बुक में देखिएगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब जो डी है 139 पिकोमीटर है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल में 178 पिकोमीटर के अराउंड है। मुझे डेटा परफेक्ट याद नहीं है, फिर भी चलो। अब एक चीज देखिएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है? किसके?
डाइपोल नहीं, डाइपोल मोमेंट लिख देता हूं ना। डाइपोल मोमेंट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भाई उसकी डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, ज्यादा। बट ये जो फैक्टर कर रहा है रोल, ये डी, इसका कोई रोल है यहां पर, इसका भी कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन रोल क्यों कम है, डी, देखो भाई डी बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्यू तो बढ़ेगा ही, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो चार्ज डेवलप होगा ही। बट ये इसका ये डी क्या है, डी का बच्चों बहुत कम रोल है, बहुत कम रोल है, डी नेग्लिजिबल के अकॉर्डिंग है, क्यों, लेकिन वहां चेंजेस क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये 139 पिकोमीटर है, अगर बच्चों मैं इसको चेंज कर दूं किस में, मीटर में करते हैं, चलो 139 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, अगर मैं इसको निकालूं तो अपॉन 10 की पावर आएगा, 10 की पावर 12 आएगा, तो इसको सॉल्व करूं यार 10 के, तो ये इसका आंसर पता क्या आने वाला है, क्या आने वाला है 0.00000090 फिर 139 मीटर, ये तो आने वाला है। कितना छोटा आंसर किसका, 139 पिकोमीटर को जब मैंने मीटर में चेंज किया, बात समझ आ रही है ना। अब देखिए, अब 178 पिकोमीटर को करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 178 अपॉन 10 की पावर 12, सॉल्व ऐसे करूंगा, उसका 0.00000090 फिर 178। अब मुझे एक चीज बताइए, ऊपर से नीचे आते समय बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, लेकिन कितना चेंज आ रहा है, स्मॉल, नेग्लिजिबल, क्यों, क्योंकि 9 तो 0 है यहां पर, चेंज कितना कम आ रहा है, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इसीलिए प्रेफर करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा, क्योंकि ये तो फैक्टर काम ही नहीं कर रहा ना, ऊपर से नीचे आ तो रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ तो रही है, लेकिन वो बहुत लेस हो रही है, बहुत कम बढ़ रही है। ये देखो 1 से कितना छोटा है, ये 1 से कितना छोटा है, तो डाइपोल मोमेंट तो 4 होती है किसकी, फ्लोरीन की, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये देखो, ये डेटा बहुत, बात समझ में आई नहीं आई जो कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये डी फैक्टर काम बहुत कम करता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों, ये चेंजेस क्यों हो गए, यहां पर क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि जो डाइपोल मोमेंट है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, पहला क्या है क्यू, ठीक है, और दूसरा क्या है डी। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से यहां आने में ध्यान रखिएगा, यहां से यहां आने में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे हाईएस्ट है पहले फ्लोरीन की, ठीक है, और डिस्टेंस सबसे कम होगी, मैं ये मानता हूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहां पर ऊपर से नीचे आते समय कम हो रही है, बट जो बॉन्ड लेंथ है डी वो बढ़ रही है, डाइपोल मोमेंट के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है, ये सब चीजें। अब लेकिन ये ऑर्डर रिवर्स क्यों हुआ होगा, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहां पर ये जो डिस्टेंस फैक्टर है वो काम कर गया होगा, डिस्टेंस फैक्टर किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भारी पड़ गया होगा, मतलब डिस्टेंस फैक्टर काम कर गया, क्योंकि इन दोनों का तो प्रोडक्ट है ना, ये भाई दोनों का प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, ठीक है, बट डिस्टेंस फैक्टर अगर बढ़ा तो डिस्टेंस फैक्टर यहां पर जो है, डिस्टेंस फैक्टर डी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या हो गया होगा, ज्यादा, मतलब इफेक्ट कर गया होगा। तो डिस्टेंस अगर फैक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे वर्क कर गया, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई उससे ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई होगी, समझ गए, इसीलिए क्या हुआ, इसकी डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा आई, बात क्लियर है। ओके, आप देखिए इसको एक बारी, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, डाइपोल मोमेंट आपकी बच्चों 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, पहला क्या है क्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो पहले केस में बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट थी किसकी, फ्लोरीन की, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ी, और डिस्टेंस कम है उसके अंदर, क्योंकि डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये देखो क्यू इंटू डी है, डिस्टेंस कम है, इसकी जो डाइपोल मोमेंट आई, ठीक है। बट सेकंड वाला जो फैक्टर है, जहां पर हम नीचे आते हैं, जहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहां पर बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हुई, अकॉर्डिंग टू द फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हुई, लेकिन बच्चों क्या, यहां पर जो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है, मतलब जो डिस्टेंस है, समझ गए, डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो यहां पर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब सेकंड केस में हमारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हुई, ठीक है, इसका मतलब चार्ज कम हो गया, बट डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल बढ़ गया साइज की वजह से। जब डिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब बच्चों यहां पर अगर इसकी कार्बन क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कार्बन फ्लोरीन से, इसका मतलब यहां डिस्टेंस फैक्टर काम कर गया, मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ी ना, जितना
क्यू कम हुआ, उससे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया होगा, मतलब डिस्टेंस फैक्टर इस केस में काम कर गया। समझ गए? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो है। तो सेकेंड केस में बच्चों मैंने यही लिखा कि जो डिस्टेंस फैक्टर है डी, डिस्टेंस फैक्टर वो काम कर गया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से के ऊपर हावी हो गया, जीत गया डिस्टेंस फैक्टर। इसीलिए बच्चों कार्बन क्लोरीन का जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला ना, कार्बन क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कार्बन फ्लोरीन से, मतलब यहां पर क्या हुआ होगा, डिस्टेंस फैक्टर काम कर गया ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इस वजह से बच्चों डाइपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन की ज्यादा और कार्बन फ्लोरीन की कम है। लेकिन बच्चों आगे ऐसा क्यों नहीं है? आगे सेम है। आगे इसलिए सेम है बच्चों, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर काम कर गया, यहां पर तो डी काम ही नहीं किया, डिस्टेंस फैक्टर ने तो यहां काम कर दिया ना, तभी तो चेंज होगी डाइपोल मोमेंट। यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ने काम किया, इसलिए यहां पर कोई चेंज नहीं आया, यहां डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि डिस्टेंस फैक्टर, डीएफ लिख देता हूं, डिस्टेंस फैक्टर ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर काम कर गया होगा, इस वजह से ये डाइपोल मोमेंट चेंज आया होगा। बच्चों ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और बच्चों, बोर्ड में देखो यहां पर जगह, एक चीज लास्ट टॉपिक इसका ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड्स या हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड्स लेता, अगर मैं लेता HF और HCl फिर HBr फिर HI, बात समझे? इनकी डाइपोल मोमेंट का बच्चों ऑर्डर क्या है? वही है जो होना चाहिए, मतलब यहां तो एक्सेप्शन दिखा, लेकिन यहां पर HF, HCl, HBr, HI ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट है ये। बच्चों यहां पर क्यों नहीं आया? समझे? यहां पर चेंज इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि यहां पर काम नहीं किया किसने? डिस्टेंस फैक्टर ने। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ने ही काम किया, ठीक है? डिस्टेंस फैक्टर यहां काम कर गया है, इसीलिए ये रिवर्स ऑर्डर हुआ है, अदरवाइज ये ऑर्डर रिवर्स नहीं होता। बात समझे? इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, और मोस्टली क्या 99% में केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ही काम करती है। तो यहां पर ये ऑर्डर रिवर्स है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बोर्ड का क्वेश्चन है और आपको अच्छे तरीके से समझना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, पढ़ें, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें मेरे से। और बच्चों मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ताकि उन बच्चों को तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है, ठीक है? और बाकी नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बाद हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक छोटा सा रहेगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक उसी पे डिपेंड है बच्चों। ओके, टेक केयर, बाय।